न्यूज 11 टीवी के मशरूफ अली पत्रकार से बात करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज खान ने अदानी से लेकर भाजपा, सपा, बहुजन समाज, एमआईएम पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। आज हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु है कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दर्द झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते। आज हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर चुके हैं। सरकार ने भी राहुल गांधी जी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भाषण के अंशों को बेशक संसदीय कार्रवाई से हटा दिया हो, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं संसद में क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री शासन के प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संगीत शाख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेशी सेल कंपनियों से संबंधों का लाभ है, आरोप है, भारत की संपत्तियों का एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है। इस सब पर सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं या इन सब संबंधित गतिविधियों को ही सुगम बनाने में जुटी हैं। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे मोदी जी और उनके मित्र पूंजीपतियों के बीच संपूर्ण पारस्परिक तालमेल को समझ सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे पर चुप क्यों हैं। हम किसी व्यक्ति के दुनिया के अमीरों की सूची के 690 से दूसरे स्थान पर पहुंचने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम निसंदेह सरकार द्वारा आयोजित निजी एकाधिकारों के खिलाफ हैं, क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों के आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए एक एकाधिपत्य स्थापित करने के खिलाफ हैं। और आगे की हमारी जो भी चीज़ें हैं हम इसमें आपको दे देंगे जो इस वक्त देश में चल रहा है। जी, अभी हाल में उत्तर प्रदेश के कानपुर में माँ बेटी की बुलडोजर से जो है कुचल के या जलाकर मौत हो गई थी। उस पर एक सॉन्ग नेहा सिंह राठौर ने गाया था, यूपी में काबा, उनको कल नोटिस मिल गई है। इस पर आपका क्या है? देखिए, ये सरकार हमेशा जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं उनके खिलाफ रही है। अब तो ये जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके भी खिलाफ है। आप उसको कह लीजिए कि अभिव्यक्ति जो आज़ादी है उसका हनन कर रही, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। हम स्वतंत्र हैं अपनी विचार रखने के लिए। ये सरकार अपना विचार रखने के खिलाफ है, किसी को भी नहीं रखने दे रही। उनके वाली करिए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल वो खिलाफ उतरते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक, इस बीच रोजगार के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि धर्म की राजनीति जोरों पर है। इसको लेकर क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की चर्चा अब शुरू हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया देश का नहीं करता है। विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये कांग्रेस के हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, वो सब देश, जनता के मुद्दे, देश को हमेशा दिखाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। सरकार इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे जो आपने कहा धार्मिक मुद्दे लेके आती है। मेन टीवी पे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या धार्मिक उन्माद की बातें करती है। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि सब मुद्दों से ध्यान हटे। बेरोजगारी और महंगाई जो जरूरी हैं देश के जो मुद्दे, उनसे ध्यान हटाने के लिए कोशिश करती है। लेकिन हमें एहसास है कि पहले जिस तरीके से वो दबा ले जाते थे, अब जो हमारे पोर्टल चैनल कह लीजिए या यूट्यूब कह लीजिए या जो भी चैनल हैं और कुछ चैनल इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब मुझे लगता है पहले से थोड़ा ज़्यादा बात उठने लगी है। 2024 के चुनाव नज़दीक जिस तरह से और भारत जोड़ो यात्रा भी आपकी काफ़ी समय तक चली, उसके रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं?
भारत जोड़ो यात्रा के रिजल्ट तो आप देखे होंगे। अभी आपने शायद आपको जानकारी होनी चाहिए ये बात कि सुदर्शन चैनल ने अपना एक सर्वे कराया था जिसका सुरेश चौहान के, तो किस तरीके से राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ी और घबराहट में आरएसएस का जो चैनल है उसने उस पोल को बंद किया। आपको जानकारी होनी चाहिए उसमें 52.8 यानी राहुल जी की लोकप्रियता देश में मोदी जी की 42% है और राहुल जी की 52.8 यानी 53% के लगभग है, और घबराहट में आरएसएस ने अपने उस सर्वे को बंद किया। दूसरा एक आपको बता दें लोकप्रियता की राहुल जी की क्या है। एक मुस्कान करके उनका सरनेम है, लास्ट में कोई मुस्कान कहे जाते हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे एक ट्रेंड किया कि लोकसभा में किसका भाषण अच्छा रहा, जिसमें जो पोल सर्वे हुआ लाइव पोल था उसमें 32% मोदी जी का था और 67% राहुल जी का था। तो आप कहाँ जा रहा है देश, आप देख लीजिए राहुल जी की लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। इसी अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के कामों को, कांग्रेस के जो नीतियां हैं राहुल जी के बारे में या कांग्रेस के जो भी विचार है, जनता उसको अब पसंद करना शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी जो टी शर्ट पहने थे उस पे लोग मुद्दा बनाए थे कि इतनी ठंडी में भारत जोड़ो यात्रा में एक टी शर्ट से चल रहे हैं, तो इस पे क्या था? नहीं, टी शर्ट कोई मुद्दा है नहीं, वो तो जो बनाने, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहा भी करेंगे। सर, राजस्थान में जो घटना हुई है नासिक जुनेद को भगतपुर में जिंदा जला दी है, उस पे क्या कहना? नहीं, राजस्थान में नहीं हुई है, वो हरियाणा में हुई है, राजस्थान के रहने वाले हैं वो। पे हुई है ना सर? ठीक है, हरियाणा में है वो। सरकार तो राजस्थान अब में बात हम जो हरियाणा में हुई है, राजस्थान के वो रहने वाले थे, उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की नहीं हरियाणा सरकार की है, तो उसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं। वो हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि पूरी सही जांच हो, और जिस तरीके से ये गौ तस्कर के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ध्यान भटकाने के लिए ये मॉब लिंचिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब उसका एक पार्ट है, हिस्सा है कि देश से जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार इस तरीके से हरकतें करती है और करवाती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या स्टैंड होगी, क्या मुद्दे होंगे? अभी हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 24, 25, 26 को है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, उसमें सारी चीज़ें तय हो जाएगी। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ललकार रहे, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, हमारे इस देश में आपको लगता है कुछ चंद लोगों के कहने से कुछ चीज़ हो जाता है क्या? बगल में नेपाल में था, हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो नेपाल का नहीं जानते हैं, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है। तो इतिहास हमेशा सबक सीखने के लिए होता है कि इतिहास जिंदा क्यों रहे, क्योंकि हम से जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना हो। तो नेपाल उसका जीता जागता उदाहरण है, और ये हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के ज़्यादातर लोग उस सबक को, उस स्थिति को जानते हैं, तो इसमें हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चंद लोग बोल देते हैं, उससे बागेश्वर धाम जी के साथ में कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं जानबूझ के, सब मैंने फिर कहा मुद्दे भटकाने के लिए सब चीज़ें उठाई जाती हैं। उसके साथ साथ देश में अलग अलग संघ भी इसको लेकर के स्टैंड अपने अपने विचार हैं भाई। परमहंस हो गया। देखिए, आप जानते हैं ये सब कौन लोग हैं, कि इस पार्टी की विचारधारा से संबंधित है, किस संस्था की विचारधारा से संबंधित लोग हैं, तो अपने अपने विचार रखने का सबको आज़ादी है और सबको अपने अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन होना क्या है ये तो एक गंभीर सवाल है कि इस तरह के बयान, जैसे कि सीतापुर में बजरंग मुनि के द्वारा कहा गया कि मुसलमानों का नरसंहार करना, उनके ऊपर लगभग किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जैसे कि नेहा सिंह राठौर के द्वारा गाना लिखा गया तो या गाना गाया गया तो उनके खिलाफ नोटिस जारी हो गई। क्या देश की जो प्रशासन व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है क्या? नहीं, वो तो कर ही रही है। उसमें आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सीधा सीधा यही है, वो तो कर ही, दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, और यहाँ तक दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे दिख रहा है। अब तो देश दुनिया में, हम पहले तो चलो देश के लोग ही कहते थे, लेकिन अब तो ये तो आम हो गई है, आम बातें हैं कि भाई किस तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से लोगों से बुलवाया जाता है, एक ही चीज़ है, इस वक्त अडानी जी जो उनके मित्र हैं मोदी जी के, भाजपा के जो फाइनेंसर रहे हैं, उनकी तरफ से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो जो जांच ना हो, जेसीपी की गठन ना हो, पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बनती है उसका ना हो, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं। अभी और कुछ लोग बोलेंगे, हमको उम्मीद है कुछ लोग और बोलेंगे, इससे जहरीली भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि एक तरीके से, किसी भी तरीके से मुद्दे को भटकाना। क्या अडानी के साथ साथ और भी कुछ नामों की लिस्ट आ सकती है, ऐसा उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ये तो भाई वही लोग जाने, हम लोग। विदेशी कंपनियों ने ही वो हिंडनबर्ग ने उसकी रिपोर्ट को खुलासा किया, इसके बाद ही जो है
देश पूरे देश में हाहाकार मचा उसके खिलाफ? नहीं, वो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट की उससे पहले हमारे राहुल जी तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ये तो कुछ भी बात है नहीं। 2024 में लेके विपक्ष क्या आपके साथ एकजुट हो पाएगी ममता बनर्जी? ये हमारे बड़े नेताओं का काम है। हम लोग छोटे हैं, अपने छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है कि हम कांग्रेस की नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत आप लोग थोड़ा सा, मैं शिकायत करता हूं कभी कभी मुझे स्ट्रीम मीडिया से भी कि हम लोग जितना करते हैं उतना हमको दिखाया नहीं जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। ये बात 2024 साबित कर देगी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या अभी बूथ लेवल तक आप पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो अलग मिशन है, बूथ लेवल पे हमारा काम चल रहा है। आपको एक बात बता दें, जो मैं महसूस करता हूँ, मेरे अपना है कि संगठन के नाम पे हम कमज़ोर थे, लेकिन अभी है नहीं संगठन पे। वोट ना मिलना अलग चीज़ है, लेकिन हमने पहली बार इन 20-25 सालों में पहली बार जो 2022 का चुनाव गया है, हमारे सब बूथों पे हमारे झंडे लगे हैं, हमारे बस्ते पहुंचे हैं। अगर हमारा संगठन ना होता तो कैसे होता? हाँ, ये अलग चीज़ है कि अभी और करने की ज़रूरत है, उसमें हम बेहतर कर सकते हैं और वो करने की कोशिश हो रही है। जब भी चुनाव होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं ईवीएम के खिलाफ भी लोग बोलते हैं, ईवीएम को किस तरह से देखते हैं? ये हर बात मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बातें बड़े लोगों की हैं, वो बड़े लोग करेंगे। हमको इसके बारे में फिलहाल सर, कोई एक छोटा सा जानकारी सवाल है कि असदुद्दीन अवैसी, MIM चीफ के असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो घर पे हमला हुआ, उस पर क्या साबित है? देखा, हमला किसी के ऊपर भी हो, ओवैसी के ऊपर भी हो, ओवैसी के ऊपर हो, या किसी कांग्रेसी के ऊपर हो, किसी भाजपा के ऊपर हो, किसी सपाई के ऊपर हो, वो गलत है। किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकारी होगी कि काफ़ी दिन से खास करके मुस्लिम समाज में ये एक बात चली कि ओवैसी जी के ऊपर कभी कोई केस नहीं हुआ। बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन केस नहीं होता है। ये बीजेपी के एजेंट हैं, बी टीम में, ये मुसलमानों में आम है। मुझे लगता है कि हो सकता है इस दाग को धुलने के लिए उनके ऊपर हमला करवाया गया हो या किया गया हो, ये मेरा अपना सोचना है। सर, जिस तरह वो विपक्ष को ललकारते आप बीजेपी की बी टीम हो, तो खुले मन जैसे कहते हैं मैं बीजेपी का बी टीम नहीं, कहीं भी आके आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। कैसे? देखिए, एक बात सुनिए, आप एक बात आज ने मुद्दा उठाया है, एक बात नोट कर लीजिए कि हम यहाँ आप जहाँ कुछ भी बोल दो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जहाँ बोलना चाहिए, जो उचित फॉर्म है, वहाँ बोलो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट में ये अकेले इन्होंने मुसलमानों की आवाज़ उठाई, नो डाउट, अकेले बोला इन्होंने। लेकिन जहाँ बात उठाने की आई, जब CAA NRC की बात चल रही थी, जब कानून पास हो रहा था, तो ये या इनके साथी जिनके साथ में ये तेलंगाना में सरकार चलाते हैं, वहाँ राज्यसभा में उनके 5 सांसद थे, तो ये KCR को ये हड़का क्यों नहीं पाया, डरा क्यों नहीं पाए मुस्लिम हित के लिए, उससे अलग क्यों नहीं कर पाए? क्यों KCR जाके CAA NRC के सपोर्ट में वोट करते हैं। अगर वो कास्ट कर दिए होते खिलाफ में, शायद वो कानून ना पास होता। ओवैसी की ये जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूँ यही एक नज़ीर ओवैसी को भाजपा का दलाल घोषित करने के लिए पर्याप्त है।